morning, everyone. Welcome to Unacademy Plus, India's largest learning online platform. Let's crack it. So, before we start our session, let me introduce myself. My name is Abhishek Yadav, and I have done my engineering in electrical and electronics from Rajiv Gandhi University, Bhopal, and I have been associated in this field of UPSC and MPPSC since last 6 years, and till now I have mentored more than 5,000 students in the last 4 years, and I have also given MPPSC mains in the year 2016 and 17. So as you can see on the screen, these are some of the top educators of MPPSC and व्यापम एग्जाम्स. सो अभी तक अगर आप लोगों ने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है अपने फ़ोन में, तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे, उसे फ़ोन में डाउनलोड कीजिए और उसे अपने नंबर और ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर करने के बाद आपका जो भी डिज़ायर्ड गोल है, इधर यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, एमपीपीएससी और एनी अदर स्टेट एग्ज़ाम्स, आप अपने डिज़ायर गोल को सिलेक्ट करने के बाद जो डेली लाइव क्लासेस हैं, रेगुलर क्लासेस हैं, उनका आप बेनिफिट्स ले सकते हैं. बट अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया दैट दीज आर सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स फॉर मध्य प्रदेश एंड व्यापम एग्ज़ाम्स. सो अगर आप मध्य प्रदेश और व्यापम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं एंड अगर आप इन टॉप एजुकेटर्स के साथ इनकी डेली लाइव क्लासेस और इनके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की नीड है. Okay, so what is plus subscription? The plus subscription will give you unlimited access to all the live and the recorded courses. Okay, so there might be a question in the mind of an aspirant that why they should choose Unacademy as a platform for online learning. So there are amples of reason because of which you should choose Unacademy as a platform for online learning. The first most important feature is the daily live classes. So Unacademy is the platform where you will get the top and dynamic educators of India. You can directly interact with them and clear all sort of doubts that you have. The second most important feature is the live test and quiz, because as you all know that you are competing on pan India basis, so this feature of Unacademy will become most important for you. The third most important feature is the structured courses, because on Unacademy all the courses are highly structured in nature and there is a proper timetable through which these courses have been conducted. So this one subscription will give you unlimited access. ओके, सो अगर आप फॉर एग्जांपल MPPSC या व्यापम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप अगर अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आप जैसे ही सब्सक्राइब के लिए क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा एक फी स्ट्रक्चर नज़र आएगा. तो वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे प्लान आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यू कैन ऑप्ट फॉर ईदर फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड फॉर 24 मंथ. तो आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली आप जिस भी प्लान को चूज़ करना चाहें उसे चूज़ करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रोसीड टू पे के बटन पे क्लिक करने के बाद आप अनअकैडमी के प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप 12 मंथ्स के लिए ऑप्ट करते हैं तो यू हैव टू पे अराउंड 6,300 रुपीज़ एंड फॉर 24 मंथ इट वॉज अराउंड 10,080 रुपीज़. अगर आप मेरा कोड AY001, आई रिपीट AY001, AY in capital, so अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं then in that condition you will get a instant discount of 10%. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन. सो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की. हिंदी में बात करें तो दल बदल कानून. सो एज यू ऑल नो दैट दिस पार्ट is added in our Indian Constitution by the 52nd Constitutional Amendment Act of 1985. So एक बात तो क्लियर है कि ओरिजिनली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था. इट वॉज एडेड इन द ईयर 1985 बाय द 52nd Constitutional Amendment Act. तो ऐसा कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से वी हैव एडेड या वी हैव ब्रॉट अप एंटी डिफेक्शन लॉ. सो सबसे पहले हम समझते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को. सो इट वॉज अराउंड 1960 और 1970 के बीच की बात है. इट वॉज इन द ईयर 1967 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जहाँ पे हमें पार्टी हॉपिंग का एक केस देखने को मिलता है. बात करेंगे अभी हम कि पार्टी हॉपिंग क्या होती है, क्लियर है. तो वहाँ पे हमें एक केस देखने को मिलता है.
वहाँ के एक इंडिपेंडेंट मेंबर थे जिनका नाम था गयालाल। तो 1967 के जो हरियाणा के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में हमें देखने को मिलता है कि एक इंडिपेंडेंट मेंबर जिनका नाम था गयालाल, एज अ नॉमिनेशन में उन्होंने एज अ इंडिपेंडेंट मेंबर फाइल किया था। बट जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और गयालाल जो है इंडिपेंडेंट मेंबर चुन लिए गए, इन दैट कंडीशन उन्होंने क्या कहा कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के कुछ ही घंटों के अंदर ही डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर कांग्रेस। उन्होंने कांग्रेस में जाने का निर्णय लिया। क्लियर है? अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं था कि अगर आप अपनी पार्टी बदलते हैं तो इस बेसिस पर आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो मैं वही आपको बताने की कोशिश करूँगी कि वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हमें ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाने की आवश्यकता पड़ी। सो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विद इन फ्यू आवर गयालाल चेंज हिज पार्टी फ्रॉम इंडिपेंडेंट मेंबर टू कांग्रेस। सो यहाँ पर कुछ ही घंटों में उन्होंने अपनी पार्टी चेंज करी और कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद ऑन द सेम डे विद इन फ्यू आवर्स ही ज्वाइन यूनाइटेड फ्रंट। मतलब शाम होते होते उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट को ज्वाइन किया। और एक और रोचक बात कि रात होते होते इन्होंने वापस से कांग्रेस को ज्वाइन किया, विच मीन्स कि एक ही दिन के अंदर इन्होंने 3 बार अपनी पार्टी बदली। पहले इंडिपेंडेंट मेंबर से ये इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, फिर शाम होते होते इन्होंने कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट को ज्वाइन किया, एंड रात होते होते इन्होंने यूनाइटेड फ्रंट से वापस कांग्रेस को ज्वाइन किया। उस समय जो कांग्रेस के हरियाणा के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था राव बीरेंद्र सिंह। तो जब फाइनली वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए गयालाल, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गयालाल के साथ और उन्होंने वहाँ पे एक फ्रेज़ यूज़ किया कि गया राम अब आया राम है। समझ रहे हैं आप लोग? उन्होंने कोटेशन एक फ्रेज़ यूज़ किया कि गया राम अब आया राम है। और यही जो फ्रेज़ है ये एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, पार्टी हॉपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर है? तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से एक ही दिन के अंदर अब 3 बार पार्टी बदली गई। अगर हम सेकंड केस की बात करें, दैट इज़ भजन लाल 1979। सो ये भी हरियाणा का ही केस है। हरियाणा में 1979 में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में भजन लाल जो है यूनाइटेड फ्रंट को जो है लीड कर रहे थे, है ना। और इन्होंने वहाँ के जो फॉर्मर सीएम थे देवीलाल, उनको उस इलेक्शन में बीट किया और अपनी गवर्नमेंट जो है फॉर्म करी क्योंकि दे हैव दैट मेजॉरिटी। सो बट क्या हुआ 1980 में, एज यू ऑल नो कि इंदिरा गांधी 1977 में प्राइम मिनिस्टर के पद से हट गई थी, कांग्रेस हार गई थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो 1980 में जब इंदिरा गांधी वापस आई तो इंदिरा गांधी ने भजन लाल को, बट ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसा लालच दिया होगा जिसकी वजह से भजन लाल अपने साथ 40 एमएलए को लेकर कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। क्लियर है? सो हमें इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने की आवश्यकता है ना। सो इन ऑर्डर टू कर्ब ऑल दिस, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1985 में वाया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन को लेकर आए। क्लियर है? इस शेड्यूल को, इस पार्ट को, इस प्रोविजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में ऐड किया गया। So, what is anti-defection law? Anti-defection law is the process by which the legislator may be disqualified on the grounds or defection by the presiding officer of that house. Please mark that word, presiding officer. क्लियर है? ये तो हम देख चुके हैं। ये अगर आप देखोगे कि तो एमपीएससी के फ्री में ये शायद 2017 का क्वेश्चन था कि एंटी डिफेक्शन लॉ हैज़ बीन एडेड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाया विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो यू हैव टू रिमेंबर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड कहाँ ऐड किया गया था? अंडर द 10th शेड्यूल। सो क्या होता है बेटा एंटी डिफेक्शन लॉ? तो मान लीजिए कि जैसे हम 2018 के मध्य प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं। सो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी एक्वायर नहीं कर पाई थी। अब जो बच्चे नए हैं जिन्हें नहीं पता वो कि मेजॉरिटी क्या होती है, तो बेटा कहीं कोई भी इलेक्शन क्यों ना हो, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन क्यों ना हो, लोकसभा का इलेक्शन क्यों ना हो, अगर आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं तो आपको मेजॉरिटी की नीड होगी। और मेजॉरिटी क्या होती है? 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीट्स थी तो आउट ऑफ 230 सीट्स आपको कितनी लानी पड़ेगी, कितनी जीतनी पड़ेगी? 116, अगर आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं। अदरवाइज आप जो है गठबंधन के द्वारा ही अपनी पार्टी फॉर्म कर पाएंगे, गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएंगे, सॉरी।
सो 2018 में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं पा रहा था, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रही थी, है ना। कांग्रेस के पास 114 सीट्स थी आउट ऑफ 230, वेर एज भाजपा के पास 108 सीट्स थी। बाकी कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स थे, समाजवादी पार्टी और बसपा, इनके पास एक एक दो दो सीटें थी। सो इन दैट कंडीशन, बट ऑब्वियसली बात है कि अगर आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं तो आपको एक अलायंस फॉर्म करना पड़ेगा। तो जहाँ पर कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट मेंबर्स एज वेल एज समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट फॉर्म करी। बट हमने इस साल क्या देखा, हमने मार्च में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, भले ही वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन एक बहुत बड़ा कद है कांग्रेस के, कद थे कांग्रेस में। सो उन्होंने अपने साथ जो है 27, जो उनके अंडर में 27 एमएलए थे जो उनको सपोर्ट करते थे, वो अपने 27 एमएलए के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। क्लियर है। सो अगर जैसे ही हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने दो केस देखे थे, गयालाल एंड भजन लाल केस ऑफ 1979। सो इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए वी हैव एडेड एंटी डिफेक्शन लॉ, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एंटी डिफेक्शन लॉ, ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके। क्यों बेटा, ऐसा क्यों करने की, ऐसे मतलब क्या ऐसा नीड था कि इसको हमें लाना पड़ा? क्योंकि बेटा कई बार क्या होता है, एज यू विल सी, कि जैसे अभी हम बात करते हैं कि मोदी जी जो हैं, कई लोग कई जगह पर कई कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपल विल वोट नॉट बिकॉज ऑफ दैट कैंडिडेट, है ना, उस कैंडिडेट की वजह से उसको कि उसका वो कैसा है उसकी वजह से उसको वोट नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी की वजह से वोट कर रहे हैं, बिकॉज दैट पर्सन मे बी बिलोंग टू बीजेपी और कांग्रेस, है ना, या उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को देखकर वोट करते हैं कई बार। सो अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी मतलब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अपनी पार्टी चेंज करके किसी दूसरी पार्टी में चले जाता है, जिसको अपन कहते हैं पार्टी हॉपिंग। सो अगर वो ऐसा करता है तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, जिसको हमें दूर करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाने की आवश्यकता थी, जिसको हम वाया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए। सो अगर बेटा कोई भी इस तरीके से अपनी पार्टी चेंज करता है, मतलब आप लोगों ने जो नॉमिनेशन फाइल किया है, नॉमिनेशन के दौरान आपने जिस पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव लड़ने की बात की थी, अगर रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप जीत जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंटली अगर आप जीत जाते हैं, सो इन दैट कंडीशन अगर आप अपनी पार्टी बदल के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करोगे तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंड who will decide that you are disqualified? It has been decided by the presiding officer of that house. Okay, तो चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं 10th शेड्यूल के प्रोविजन पे, कि किस बेसिस पर या किस तरीके से कौन कौन से रीजंस की वजह से किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है अंडर द 10th शेड्यूल, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। फर्स्ट आता है, इफ एन इलेक्टेड मेंबर गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ एज पॉलिटिकल पार्टी वॉलेंटरली। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपने नॉमिनेशन किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से फाइल किया था, बट आफ्टर द इलेक्शन आप जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी इच्छा से छोड़ देते हैं और किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो इन दैट कंडीशन आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। सेकेंड, if he votes or abstains from voting in his house contrary to any direction issued by his political party। सो बेटा मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी ने मिलके कोई एक डिसीजन लिया है, या हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आज की बात करते हैं, तो अगर सेंटर में बीजेपी या एनडीए कोई बिल लाना चाहती है, क्लियर है, अब एनडीए अगर कोई बिल लाना चाहती है तो वो एक्सपेक्ट करेगी कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी के सभी मेंबर उसको सपोर्ट करें। बट अगर उनमें से कोई व्यक्ति उन्हें सपोर्ट नहीं करता या उनके लिए वोट नहीं करता उस बिल के लिए, जैसे अगर सरकार का कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि हमें इस बिल को पास करना है, बट अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या उनके द्वारा दिए गए डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, सो इन दैट कंडीशन ऑल्सो दैट पर्टिकुलर लेजिस्लेटर may be disqualified on the basis of anti-defection law. Clear है। Third one is, if any member who is independently elected joins any political party after the election, है ना, आपने नॉमिनेशन फाइल किया है अगर एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर, और अगर आप जीत जाते हैं, एंड आफ्टर इफ यू जॉइन्स एनी पॉलिटिकल पार्टी,
तो वो भी गलत है अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, एंड आपको उसके लिए क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाइड. एंड द लास्ट वन, इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर joins any political party after the end of 6 months. So as you all know, that in the Rajya Sabha 12 members has been nominated by the president on the basis of social services, science, art, culture, sports. तो अगर आपने इन फील्ड में देश के लिए कोई ऐसा काम किया है कि जिसके लिए आपको सरकार जो है, आपको गवर्नमेंट जो है सम्मानित करती है और आपको राज्यसभा में एज अ नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्ट करती है, ऐसे 12 मेंबर्स को, जैसे सचिन, रेखा जी, मैरी कॉम, है ना. तो अगर किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर अगर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, बट व्हेन आफ्टर द 6 मंथ, फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज की तारीख में राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाए, कैसा, नॉमिनेटेड मेंबर. सो आज की तारीख से 6 महीने के अंदर अगर मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, तो इन दैट कंडीशन मेरे ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा. बट आफ्टर द 6 मंथ, है ना, बट आफ्टर 6 मंथ अगर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूँगा तो डेफिनेटली मुझे क्या कर दिया जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाइड. चलिए आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस. तो क्या क्या एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं. सबसे पहला, इफ अ मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ अ मर्जर ऑफ अ पार्टी विथ अनदर पार्टी, एंड अ मर्जर टेक प्लेस व्हेन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट पार्टी हैव एग्रीड टू सच मर्जर. मान लीजिए कि अब हाँ, किसी भी राज्य में या किसी भी इलेक्शन में टोटल सीट्स जो हैं 100 हैं, है ना. टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स कितनी हैं, 100. सो ऑब्वियसली बात है, इफ़ यू वांट टू हैव दैट मेजॉरिटी, सो यू नीड टू हैव 51 सीट्स, है ना. बट अब मान लो कि किसी के पास टोटल 45 सीट्स हैं और सेकंड पार्टी के पास 40 सीट्स हैं और बाकी इंडिपेंडेंट मेंबर्स के पास है ना. ए मान लीजिए, ए पार्टी है, बीजेपी मान लीजिए, बीजेपी के पास 45 सीट्स हैं, कांग्रेस के पास 40 सीट्स हैं, बाकी इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, है ना, या किसी छोटी मोटी पार्टी के, रीजनल पार्टी के मेंबर्स हैं. सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि बीजेपी के 2/3 मेंबर्स, मतलब आउट ऑफ 45 हाउ मैनी, 30 मेंबर्स, है ना, 30 मेंबर्स ने किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए ऑप्शन के रूप में कांग्रेस को. तो वो क्या किया, उन लेजिस्लेटर्स ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी. अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कोई भी लेजिस्लेटर अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो उसे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा. बट इन दिस कंडीशन, बिकॉज 2/3 of the members of that particular party have agreed to such a merger, so in that condition it is an exception under the anti defection law. मतलब अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर, जैसे मैंने जो आपको अभी 100 लेजिस्लेटिव सीट्स का एग्जांपल दिया, तो बीजेपी के पास अगर 45 सीट्स थी, कांग्रेस के पास अगर 40 सीट्स थी और बाकी छोटी मोटी रीजनल पार्टी और इंडिपेंडेंट मेंबर्स की सीट्स थी, तो अगर बीजेपी के आउट ऑफ 45 2/3 कितना हुआ, 30 सीट्स. तो अगर 30 मेंबर्स किसको ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस को, तो वो अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत एक एक्सेप्शन है और वो उसके तहत आपको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जा सकता. So this is the first exception under the anti-defection law. Second one, if a member after being elected as the presiding officer of that house voluntarily gives up the membership of his party or rejoins it after he ceases to hold that office, which means किसी भी हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करें आप, लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करें, लोकसभा या राज्यसभा की बात करें, सो आप जानते हैं कि वो एक ऐसा पद है जहाँ पर उस पद पर जो भी व्यक्ति बैठेगा वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूर बिलोंग करता होगा. बट बिलोंग करने के बावजूद जब वो उस पोस्ट पर रहेगा एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस, सो उसे कैसे एक्ट करना है, एज अ न्यूट्रल. क्लियर है. तो जो भी व्यक्ति प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेगा उस पर्टिकुलर सदन का, तो वो अपनी इच्छा से उस समय के लिए, जब तक वो उस पद पर रहेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पद पर रहेगा, तब तक वो अपनी इच्छा से पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ सकता है. और जैसे ही वो उस पद से हट जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, तो वापस से वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं. ये अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत दूसरा एक्सेप्शन है. क्लियर है. लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आप जब उस पद पर बैठे, आप बीजेपी के थे, है ना, एंड आपने वॉलेंटरली अपनी मेंबरशिप छोड़ दी, एंड जैसे ही आपने पोस्ट से हटे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, एंड आफ्टर इफ यू ज्वाइन कांग्रेस, सो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा. आपने जिस पार्टी को छोड़ा था, यू हैव टू ज्वाइन दैट पार्टी, है ना. जैसे ही आप
प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पद से हट जाएंगे. सो दीज आर द टू एक्सेप्शंस अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल अराइज कि कौन डिसाइड करता है ना, कि किसी मेंबर को अगर डिस्क्वालीफाइड किया जा रहा है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, तो ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है. तो अब जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. क्लियर है. 1985 में ही जब ये लॉ बनाया गया था, उसी समय उसके प्रोविजंस में क्लियर कर दिया गया था दैट इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द it has been decided by whom? It has been decided by the presiding officer of that house. क्लियर है. बट जब ये लॉ 1985 में लाया गया था, उस समय एक प्रोविजन था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा लिए गए डिसीजन को कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. क्लियर है. मतलब जुडिशियल रिव्यू की परव्यू से इसको क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था जब उसको 1985 में लाया गया था, जो कि इसका एक लूप होल था. बट इन द ईयर 1992 कि हो तो होलोहन केस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में क्लियर कर दिया जाता है दैट जुडिशियल रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. तो आप इसको जुडिशरी से छीन नहीं सकते. सो आज की कंडीशन में अगर हम बात करें, तो जो डिस्क्वालिफिकेशन पावर है, जो डिसीजन देंगे वो होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर. और अगर आप चाहें तो उनके द्वारा दिए गए डिसीजन को भी क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सो 1985 में इस लॉ को लाने के बाद भी इसमें कई सारे लूपहोल्स हमें नजर आए, जिसको ओवरकम किया गया इन द ईयर 2003 बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस दौरान. तो सबसे पहला कि आर्टिकल 75 में एक चेंज किया गया जो कहता है अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर. मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, तो उसको दूसरी पार्टी मिनिस्टर नहीं बना सकती. लेकिन कब तक, समझिएगा ध्यान से. आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, एक पार्टी में था, वहाँ से उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया बिकॉज एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन करी. सो उसको जब डिस्क्वालीफाइड ही कर दिया गया है, वो मेंबर ही नहीं है पार्लियामेंट का या लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो मिनिस्टर कैसे बन सकता है. तो इफ़ यू विल रिमेंबर, आप भले किसी भी सदन के मेंबर ना हो, बट आप मिनिस्टर बन सकते हो. भले आप लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ना हो, फिर भी आप मिनिस्टर बन सकते हो. क्यों? आपके पास एक प्रोविजन है जिसके तहत विद इन 6 मंथ आपको वहाँ का मेंबर चुनकर आना होगा. क्लियर है. तो आप 6 महीने के लिए बन सकते हो. 6 महीने के अंदर बेटा ऑब्वियस है बाय इलेक्शन हो ही जाएंगे. बाय इलेक्शन हो जाएंगे तो इन दैट कंडीशन क्या होगा, आप मिनिस्टर, अगर आप जीत जाते हो तो मिनिस्टर वापस बन जाएंगे. तो लेकिन ये जो प्रोविजन था, तो ये उन लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा जो एंटी डिफेक्शन, जिनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाइड किया गया है. मतलब उन जब तक बाय इलेक्शन नहीं हो जाता, वो मिनिस्टर के पद पर नहीं जा सकते. यहाँ तक कि मिनिस्टर के पद पे ही नहीं, सेकंड पॉइंट में हम देखोगे, आप किसी भी ह्यूमनेटिव पॉलिटिकल पोस्ट पर नहीं जा सकते जब तक आप वापस एज अ मेंबर इलेक्ट होकर नहीं आ जाते बाय इलेक्शन में. क्लियर है. एक और हमें अमेंडमेंट देखने को मिला था अंडर द इन द ईयर 2003 कि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रोविजंस में मर्जर की बात की थी, एक्सेप्शंस में, इफ यू रिमेंबर, हमने कहा था अगर टू थर्ड मेंबर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो वो एक मर्जर कहलाता है. वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत क्या नहीं माना जाएगा, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत एक एक्सेप्शन है. क्लियर है. लेकिन ये जो प्रोविजन है ये आया इन द ईयर 2003 बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इसके पहले वहाँ पर मर्जर की जगह एक पॉइंट यूज़ करते थे अपन, 1/3 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी हैज़ बीन डिलीटेड, विच मीन्स कि अगर उस समय 1/3 पार्टी के मेंबर किसी दूसरी पार्टी को, जैसे हमने वो केस लिया था 100 लेजिस्लेटिव असेंबली वाला, जहाँ पे हमने कहा था अगर बीजेपी के पास 45 सीट्स हैं और कांग्रेस के पास 40 सीट्स है, तो मर्जर कंडीशन क्या कहती है, 2/3 मतलब 30. बट उसके पहले जो हम बात करें 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के पहले क्या प्रोविजन था कि अगर 1/3 मेंबर अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 45 अगर 15 मेंबर्स अपनी पार्टी छोड़ के कांग्रेस या किसी भी अदर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो ये वहाँ पे क्या कहलाता था, स्प्लिट. और ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत गलत नहीं माना जाता था बिफोर 2003 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. बट आफ्टर दिस पर्टिकुलर एक्ट, दिस प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ हैज़ बीन डिलीटेड. क्लियर है. एंड अभी हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे अभी हम 2/3 मर्जर की बात करते हैं. क्लियर है.
आई होप आपको क्लियर होगा। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आखिरी के 10 मिनट में अब मैं आपके सारे वो डाउट्स क्लियर करूंगा। अब एक क्वेश्चन उठता है, हु कैन कंप्लेन। सो ओरिजिनली ये भी एक लूप होल था, जिसके ऊपर लूप होल तो नहीं कह सकते बट क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं था कि क्या है, कौन कंप्लेन कर सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डिसीजन कौन देगा, डिसीजन देता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बट उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कौन करेगा, तो उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट ओरिजिनली, या हम कहें तो वो पावर पहले किसके पास हुआ करती थी, मेंबर ऑफ दैट हाउस, मतलब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, या अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात चल रही है तो मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। बट इन द ईयर 2003 एक केस हमें देखने को मिला था, स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली वर्सेस दी उत्कल केशरी पांडा। यहाँ पे हुआ क्या था कि एनसीपी, जो कि शरद ठाकरे की पॉलिटिकल पार्टी है, उड़ीसा में उनके 4 मेंबर, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के 4 मेंबर एमएलए जो हैं, उन्होंने जो है बीजेडी को ज्वाइन किया था। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, जो मतलब शरद पवार उसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, और उनकी 4 मेंबर्स, उनके 4 एमएलए जो कि उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली में थे, उन्होंने बीजेडी को ज्वाइन किया। ठीक है, नवीन पटनायक की। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे शरद पवार ने स्पीकर को कंप्लेन करी। क्लियर? स्पीकर को कंप्लेन करी तो यहाँ पर स्पीकर ने क्या कहा, यहाँ पर स्पीकर ने कहा कि यू आर नॉट द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उड़ीसा, सो आपके पास कंप्लेन करने का अधिकार नहीं है। बात समझ में आ रही? अभी आपको ये बात देखकर समझ में आ रहा होगा कि स्पीकर का जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और ये एक तरीके से एक लूप होल भी है, बात करेंगे अभी हम क्यों, है ना। तो जब ये केस हमें देखने को मिला तो यहाँ पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया दैट वोटर्स हैव लोकल स्टैंडर्ड टू फाइल कंप्लेंट, मतलब अब पावर केवल उस पर्टिकुलर हाउस के मेंबर्स के पास ही नहीं, बल्कि किसी भी, मेरे पास, आपके पास, किसी भी वोटर के पास वो पावर है कि अगर कोई भी व्यक्ति एनी डिफेक्शन लॉ के तहत या उसके किसी प्रोविजन का उल्लंघन करता है तो उसे कंप्लेन करने का अधिकार हर एक वोटर के पास है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, व्हाट आर द इश्यूज, है ना। तो हमें क्या देखने को मिलता है बेटा कि सबसे पहला पॉइंट, द लॉ lays down the legislator may be disqualified on the grounds of defection by the presiding officer of a legislature based on a petition by any other member of the house. So इसको जैसे कि हम लोगों ने चेंज कर दिया है, बट ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हमें देखने को मिल रहा था, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि एक जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की आप बात करते हैं, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अपना जो इंटरेस्ट है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए होगा, क्योंकि किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो बिलोंग करता होगा, तभी तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना है। क्लियर है? वो भी रूलिंग पार्टी का। बट ऑब्वियसली बात है कि वो उनके अगेंस्ट में नहीं जाएगा। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कुछ गलत करता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ इंटरवीन कर सकता है? तो बेटा क्लियरली इट हैज़ बीन मेंशन कि अगर किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाइड किया जाता है तो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, लेकिन वो पावर कब है, जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब तक कोई डिसीजन नहीं देगा तब तक सुप्रीम कोर्ट या हमारी जुडिशरी उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। तो ये एक सबसे बड़ा लूप होल है जिसको हमें ओवरकम करने की नीड है, क्योंकि यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट भी या हमारा जुडिशरी भी तब तक इंटरवीन नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं कर सकता जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई डिसीजन ना दे। जैसे लास्ट केस में हम बात करें तो जब शरद पवार ने स्पीकर को कंप्लेंट किया तो उस समय आप लोगों ने क्या देखा कि स्पीकर ने कहा कि आप जो है मेंबर नहीं है। क्लियर है? तो उस कंडीशन में वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं, उसके बाद एक एक कंप्लेन वाले उसमें चेंज आया, बट स्टिल आप जो है यहाँ पर देखेंगे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब तक कोई भी डिसीजन नहीं देगा तब तक जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे कि सेकंड वाले उसमें आप देख सकते हैं, 10 शेड्यूल हैज़ नो डिफाइंड प्रोसीजर विद डिफाइंड टाइम लिमिट्स, है ना। अब मतलब अगर किसी ने कंप्लेंट, मान लो किसी ने कंप्लेंट कर भी दी, है ना, चलो मैंने कंप्लेंट कर दी किसी भी पर्टिकुलर मेंबर के अगेंस्ट में, बट आप देखोगे कि वहाँ पर कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं है, कोई टाइम लिमिट्स नहीं है कि मेरी उस कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। क्लियर है? और जुडिशरी भी कब इंटरवीन करेगा, जुडिशरी इज बाय एंड लार्ज हेल्पलेस एट द प्री डिसीजनल स्टेज, मतलब जब तक डिसीजन नहीं आता जुडिशरी भी के हाथ में भी पावर नहीं है इंटरफेयर
करने का। सो दीज आर द इश्यूज एंड सो आप समझ गए होंगे कि हमें अगर इससे उन सभी को ओवरकम करना है तो आप इश्यूज से समझ में आ रहा हो कि हमें एक जैसे हम जानते हैं कि आप एमएलए हो या अभी फॉर एग्जांपल हम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की बात करते हैं तो अदर देन एंटी डिफेक्शन लॉ भी कई सारे रीजंस के चलते डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पर एक्ट करता है? ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। बट एंटी डिफेक्शन लॉ में ऐसा नहीं होता क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रोल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक ये चेंज करने की नीड है या हमें कोई ऐसी एक अथॉरिटी लाने की आवश्यकता है जो क्या कर सके, जो कि इंडिपेंडेंटली डील करे। क्लियर है? सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, है ना? थैंक यू एंड प्लीज़ इस पर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड मेरे कोड को ज़रूर याद करिएगा, दैट इज़ AY001। क्लियर है?